हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेक्चर थर्ड स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि लेक्चर थर्ड में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि अपना एक रजिस्टर और पेन अपने साथ लेके बैठें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कराऊँगा। और उन पॉइंट्स को नोट डाउन करने से आपको एक तो बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं और अपने नीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग आपको बना देनी है, जिसमें लिखनी है लाइट रिएक्शन। तो इसके अंदर जो हम पॉइंट्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहला पॉइंट है एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है कि इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो वाटर है इस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व रिएक्टेंट है वो वाटर है, और वाटर की स्प्लिटिंग आप यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं। तो वाटर जब स्प्लिट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। एज यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। तो डेट्स वाई ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जो है वो वाटर है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड पॉइंट आपको जो नोट डाउन करना है वो है, आपको याद रखना है कि जो लाइट रिएक्शन की लोकेशन है वो एक्चुअल में ग्रैना होती है। आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं उनको हम कलेक्टिवली ग्रैना कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म को ग्रैनम कहते हैं, और उसकी जो फंक्शनल यूनिट है डेट इज़ थैलाकोइड। जब उसको आप जूम करेंगे तो उसकी मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं कि उस पर कुछ प्रोटीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन को। इन अदर टर्म्स हम फोटोकेमिकल फेस और या वी कैन से हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और हम ऐसा क्यों कहते हैं ये मैं आपको इसी लेक्चर के आगे सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन इवेंट्स की। कुछ इवेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, उन इवेंट्स को आपको याद रखना है कि वो इवेंट्स क्या है। पहला जो इवेंट है वो है लाइट एब्जॉर्प्शन। एज यू कैन सी कि अगर जो हम देखें तो इंडिविजुअल जो फोटो सिस्टम है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट डेट इज़ अ फर्स्ट इवेंट ऑफ योर लाइट रिएक्शन। सेकेंड जो इवेंट आपको नोट करना है डेट इज़ अ वाटर स्प्लिटिंग। तो आप देख सकते हैं कि डेट इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ वाटर इवेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो दैट इज सेकेंड। थर्ड वाला आपको याद रखना है कि इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज अ थर्ड इवेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। एंड फोर्थ इवेंट जो नोट डाउन करना है वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि चार इवेंट्स लाइट रिएक्शन के दौरान होते हैं। पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सेकंड इवेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, थर्ड इवेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड फोर्थ इवेंट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब आपको जो हेडिंग बनानी है वो बनानी है मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा जब हम मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो लेट्स वाई डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट आपको नोट डाउन करना है डेट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एंड सेकंड पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये दो पार्ट आपको याद रखने हैं। इन दो पार्ट्स का जो कैटेगराइजेशन किया है हमने मीन्स लाइट रिएक्शन का, ये इसलिए किया है जिससे हम लाइट रिएक्शन को बेटरली अंडरस्टैंड कर सकें, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो डेट्स वाई इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब जो पहली हेडिंग आपको बनानी है डेट इज अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। आपको याद रखना है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है फोटोलाइसिस, जैसा आपको पता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब वाटर स्प्लिट होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन, ये तीन चीज़ें यहाँ पर रिलीज होती हैं। तो आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस एज अ प्रोडक्ट। लेकिन ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ये एक कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में होती है। तो आपको याद रखना है कि एक्चुअल में वो जो कॉम्प्लेक्स है जिसके प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुई है उस कॉम्प्लेक्स का नाम आपको याद रखना है, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल में जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फिर हम इसको वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, तो आप ये याद रखना है कि यही वो कॉम्प्लेक्स है जिसकी हेल्प से वाटर स्प्लिट होकर इन तीन प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन।
अब इसके बाद आपको याद रखना है कि एक्चुअल में इसका जो एसोसिएशन है वो जेड स्कीम, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये जेड शेप की स्ट्रक्चर है। इस जेड शेप की स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि इसका जो स्प्लिटिंग पार्ट है, मीन्स जो ओईसी है, वो पीएस सेकेंड से एसोसिएट है। तो मतलब कहने का ये कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद पीएस सेकेंड ऑफ जेड स्कीम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि इस स्प्लिटिंग में जो हमारा ओईसी है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसके फंक्शन को प्रमोट करने के लिए एडिशनल या कुछ अदर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन मिनरल्स के नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट इज मैग्नीज आयन, सेकंड कैल्शियम एंड थर्ड वन इज क्लोरीन आयन। ये वो मिनरल्स हैं जो एसोसिएट हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बाय प्रमोटिंग फंक्शन ऑफ ओईसी। अंडरस्टैंड। तो दैट इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नाउ अब आपको याद रखना है कि अब जो आपको हेडिंग बनानी है वो बनानी है सेकंड स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन, मींस फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स सच एज एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये हेडिंग आपको बनानी है। इस हेडिंग के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है कि एटीपी और एनएडीपीएच जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान होता है। तो इसलिए याद रखना है कि जब हम फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे एटीपी और एनएडीपीएच, मीन्स एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोड्यूस थ्रू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जो नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे वो बनाएंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एक्चुअल में उसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें एक टर्म आता है फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन। तो आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साइड में ही एक हेडिंग और बना लें, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस के दौरान या जिस प्रोसेस के द्वारा जो सेल्स होती हैं वो एटीपी को सिंथेसाइज करती हैं। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्शन या द जनरेशन ऑफ एटीपी इनसाइड सेल एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो फॉस्फोराइलेशन है, मीन्स एटीपी का जो प्रोडक्शन है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठता है कि किस फैक्टर की प्रेजेंस में एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर जो वो एटीपी का प्रोडक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और अगर जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में तो उसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपको याद रखना है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो दैट्स वाई जो आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन एक हेडिंग आप बनाएंगे उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हेडिंग के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपको जो लिखना है, आपको याद रखना है कि जो पहचान है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की वो ये है कि जब दोनों फोटो सिस्टम, मीन्स व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क टुगेदर, देन हम उसको क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फर्स्ट वर्क टुगेदर, दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जो फोटो सिस्टम है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनको कनेक्ट कर रही है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि टू फोटो सिस्टम कनेक्टेड थ्रू एन ईटीसी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पैटर्न है, सबसे पहले जब लाइट रिएक्शन सेंटर P680 पर स्ट्राइक करती है तो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वाटर से, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और देन वो एक्सट्रूड होकर रिएक्शन सेंटर से आप देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सट्रूड होगा तो देन इट विल ट्रांसफर टू द प्राइमरी एक्सेप्टर। अब यहाँ पर वो प्राइमरी एक्सेप्टर ने उसको रिसीव किया, इसको कहते हैं अप हिल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ प्राइमरी एक्सेप्टर इसको ईटीसी के फर्स्ट कंपोनेंट को ट्रांसफर कर देगा जिसे हम कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। तो पीसी इसको रिसीव करेगा, सॉरी प्लास्टोक्यूनिन।
प्लास्टोक्यूनाइन इसको रिसीव करता है, देन इसको वो ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6F। अब याद रखना है जो साइटोक्रोम B6F है ये वो कॉम्प्लेक्स है जो एक्चुअल में एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर दरअसल एक टर्म आएगा कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या कैमियो ऑस्मोटिक सिंथेसिस, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के दौरान। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्लास्टोसाइनिन, याद रखना है ये लास्ट एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो साइटोक्रोम B6 जो है वो PC प्लास्टोसाइनिन को देगा। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो डाउन हिल है और एट द एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो P700 रिएक्शन सेंटर रिसीव कर लेता है। अब यहाँ से फर्दर लाइट आप देख सकते हैं जो 700 नैनोमीटर की है, जैसी ये रिएक्शन LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से होते हुए रिएक्शन सेंटर पे पहुँचते हुए आप देख सकते हैं। तो जब ये लाइट वहाँ पहुँचेगी तो अगेन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर अप हील मूवमेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि फिर अगेन जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो कैसी डायरेक्शन में, अप हील डायरेक्शन में। प्राइमरी एक्सेप्टर अगेन उसको रिसीव करेगा। देन जो अल्टीमेटली लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है डेट इज़ अ फेरोडॉक्सिन। तो याद रखना है ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही कंपोनेंट है। तो फेरोडॉक्सिन से एसोसिएट होता है, मींस फेरोडॉक्सिन लोकेटेड एट द आउटर सरफेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो वहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। तो ये एंजाइम एक रिड्यूस या रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम है। तो NADP रिडक्टेज आपको याद रखना है कि ये जो एंजाइम है इसका मेजर फंक्शन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये NADP प्लस को स्ट्रोमा में प्रेजेंट प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके ऑब्वियसली रिड्यूस होगा क्योंकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। एज ए रिजल्ट सेकेंड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं NADPH। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये एक्चुअल में दो एनर्जी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है, ATP एज वेल एज NADPH। और इसे हम नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो एक्सट्रूड इलेक्ट्रॉन है जो रिएक्शन सेंटर ऑफ PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर से जो रिलीज हुआ तो वो वापस आप देख सकते हैं PS सेकंड को रिटर्न नहीं हुआ, मतलब वापस वहाँ नहीं गया। तो डेट्स वाई से हम नॉन साइक्लिक कहते हैं। Understand? So I hope you will understand what is non-cyclic photophosphorylation. अब जो हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे वो है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अपनी हेडिंग बनाइए आप, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो पहचान है वो ये है कि इस प्रोसेस में PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, मीन्स यहाँ पर जो PS फर्स्ट है वो फंक्शनल होता है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो सर्क्यूलेटरी फ्लो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले अपहील गया एंड देन डाउनवर्ड और अगेन रिसीव बाय रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट। तो ये जो सर्क्यूलेटरी फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, इसके हेल्प से फॉस्फोराइलेशन होता है, मीन्स ATP की फॉर्मेशन होती है। अब याद रखना है कि इसकी जो लोकेशन है वो होता है स्ट्रोमा लैमेला। इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर अगेन आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, अगर जो आपको नहीं पता मैं वहाँ इसे समझा चुका हूँ। तो याद रखना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्ट्रोमा लैमेला में होता है और स्ट्रोमा लैमेला की एक खास बात है कि वहाँ पे NADP रिडक्टेज अपसेंट होता है। सेकंड आपको याद रखना है कि उसके अंदर जो PS सेकंड है वो भी अपसेंट होता है। तो PS सेकंड और NADP प्लस रिडक्टेज अपसेंट होने की वजह से अब ऑब्वियसली NADPH की फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन होगी। और वो कैसे होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सट्रूड हुआ है और उसको जब हम फेरोडॉक्सिन मतलब ETC की हेल्प से उसे रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6F प्रोटॉन की हेल्प से और मीन्स कैमियो ऑस्मोटिक सिंथेसिस जो नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ कैमियो ऑस्मोटिक सिंथेसिस की हेल्प से फॉस्फोराइलेशन करके ATP की फॉर्मेशन करता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर NADPH नहीं बनता, उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर एक तो PS सेकेंड और जो आपका NADP प्लस रिडक्टेज है वो अपसेंट होता है, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा लैमेला।
और स्ट्रोमा लैमेला के अंदर से पीएस फर्स्ट फंक्शनल होता है, डेट्स व्हाई साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन फाउंड इन स्ट्रोमा लैमेला. Now we will discuss last topic of this lecture, कैमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जिस साइंटिस्ट ने इस हाइपोथेसिस को दिया था डेट इज़ पीटर मिचेल, और इन्होंने ये जो हाइपोथेसिस दिया था ये एक्सप्लेन करता है कि एटीपी की जो फॉर्मेशन है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन या फिर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो कैसे होती है. तो उस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इस हाइपोथेसिस की स्टडी करते हैं. तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की टर्म में हम इसको स्टडी करते हैं, और रेस्पिरेशन के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको याद रखना है फोटो फॉस्फोराइलेशन की टर्म में हम इसको स्टडी करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसमें कैमियो ऑस्मोसिस टर्म को समझना है कि कह क्या रहा है. एक्चुअल में यहाँ पर केमिकल्स या आयंस के ज़रिए ऑस्मोसिस होगा. मीन्स कहने का ये कि ऑस्मोसिस का आप बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो डेट्स वाई हमें यहाँ पर एक ऑस्मोसिस प्रोसेस करने के लिए केमिकल मीन्स प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को चेंज करना होगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटॉन का अमाउंट है वो अलग अलग है. जैसे इन केस ऑफ थैलाकोइड ल्यूमन या थैलाकोइड स्पेस प्रोटॉन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई आप देख सकते हैं एज़ कंपेरिजन टू स्ट्रोमा. अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ. तो ये एक बेसिक है कि यहाँ पर सबसे पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए. अगर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा तो एज ए रिज़ल्ट एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी. दैट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैमियो ऑस्मोसिस सिंथेसिस. अब ये हुआ कैसे. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो लाइट है वो रेस्पेक्टिव फोटो सिस्टम से स्ट्राइक कर रही है, मीन्स पी एस सेकेंड एंड पी एस फर्स्ट. एज ए रिज़ल्ट वाटर की स्प्लिटिंग हुई और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. अब आपको याद रखना है जब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन स्ट्रोमा को लेफ्ट करके ट्रांसफ़र हो रहा है इनसाइड थैलाकोइड स्पेस. ये कब होगा जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया गया वाया साइटोक्रोम B6F. तो साइटोक्रोम B6F जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उस दौरान स्ट्रोमा में प्रेजेंट प्रोटॉन को रिसीव करके उसे ट्रांसफ़र कर देता है इनटू थैलाकोइड स्पेस में. एंड देन वो जो इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेटली उसे NADP रिडक्टेज रिसीव करता है, और NADP रिडक्टेज रिसीव करके स्ट्रोमा के आउटर सरफेस पे आप देख सकते हैं NADP रिडक्टेज को, जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट NADP प्लस को प्रोटॉन से ज्वाइंट करके उसे रिड्यूस करके NADPH बना रहा है, और ये NADPH यूटिलाइज होगा फॉर केल्विन साइकिल. अब ये तो थी बात इलेक्ट्रॉन की. अब यहाँ पर जब प्रोटॉन अंदर ट्रांसफ़र हुआ तो पहला मेथड है प्रोटॉन के इंक्रीज होने का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें साइटोक्रोम B6F जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उस दौरान स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके उसे ट्रांसफ़र कर देता है थैलाकोइड स्पेस में. सेकंड जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में इन्वॉल्व है वो है वाटर की स्प्लिटिंग. आप याद रखें कि जब वाटर स्प्लिट हुआ था तो उस दौरान भी तो प्रोटॉन रिलीज हुए थे, और वो प्रोटॉन कहीं नहीं गए, वो प्रोटॉन यहीं पर एक्यूमुलेट हो गए. तो एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं थैलाकोइड स्पेस में या थैलाकोइड ल्यूमन में, वो क्यों हो रहे हैं. इसके दो पॉइंट आपको याद रखना है. पहला पॉइंट जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उस दौरान प्रोटॉन को स्ट्रोमा से रिसीव करके उसको वो ट्रांसफ़र कर देता है थैलाकोइड स्पेस में. सेकेंड जब स्प्लिटिंग को वाटर हुई तो प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो गए इनसाइड थैलाकोइड ल्यूमन. तो आपको याद रखना है कि अब जो थैलाकोइड स्पेस है तो उसके अंदर जो प्रोटॉन का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो चुका है. जब प्रोटॉन का अमाउंट इंक्रीज़ हुआ तो एज ए रिज़ल्ट जो pH वैल्यू है थैलाकोइड ल्यूमन या स्पेस की वो होती है 4. मीन्स अब pH वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटॉन का अमाउंट ज़्यादा है, H+ आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और सिमिलरली स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसनट्रेशन लो है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन का अमाउंट बहुत ज़्यादा लो है. उसके पीछे रीज़न क्या है. उसके पीछे रीज़न ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होना वाया साइटोक्रोम B6F इनटू थैलाकोइड ल्यूमन. एज ए रिज़ल्ट जो pH वैल्यू है वो ज़्यादा होगी स्ट्रोमा की, और pH वैल्यू उसकी होती है 8. आपको याद रखना है कि जो स्ट्रोमा की pH वैल्यू है वो कितनी होती है, 8 होती है. नाउ
अब जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया थैलाकोइड ल्यूमन में, आप देख सकते हैं अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो एज ए रिजल्ट अब हम बात करेंगे इस एंजाइम की जो आप देख सकते हैं, जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है, और वो एंजाइम है आपका, इस एंजाइम को हम कहते हैं एटीपी सिंथेटेज। आपको याद रखना है कि एटीपी सिंथेटेज वो एक्चुअल एंजाइम है जो एटीपी की फॉर्मेशन में सबसे अहम भूमिका निभाता है। हम वहाँ देख रहे थे कि साइटोक्रोम B6F और कैमियो ऑस्मोसिस सिंथेसिस, तो वहाँ पर एटीपी सिंथेटेज कहीं मेंशन नहीं किया गया था। तो इसलिए आपको याद रखना है कि वहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन रिलीज़ किया गया था, और प्रोटॉन को रिसीव करने के बाद अब आगे का प्रोसेस हम यहाँ समझ रहे हैं। तो एटीपी सिंथेटेज के सबसे पहले दो पार्ट होते हैं। एक राउंड शेप आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं F1, और एक एलोंगेटेड पोर्शन आप देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, एंड दैट इज़ अ F0 पार्ट ऑफ एटीपी सिंथेटेज। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक F1 और एक F0। F1 जो है वो पेरिफेरल है, और F0 जो है वो इंटीग्रल है। तो इसके दो पार्ट आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन है, मीन्स F0 है, वो प्रोटॉन को रिसीव कर रहा है। मीन्स एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये ब्रेक डाउन जो हो रहा है, मीन्स आप देख सकते हैं एज ए रिजल्ट अब प्रोटॉन ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोटॉन F0 पार्ट ऑफ एटीपी सिंथेटेज रिसीव करेगा, तो एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ प्रोटॉन विल बी डिक्रीज इन ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड। तो एज ए रिजल्ट अब जो उसका पेरीफेरल प्रोटीन है, डेट इज़ अ F1 पोर्सन ऑफ एटीपी सिंथेटेज, तो इसकी जो कन्फर्मेशनल है वो चेंज हो जाती है, और एज ए रिजल्ट वो ADPI को, मीन्स ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एसोसिएट करके ATP की फॉर्मेशन करता है, और ये ATP भी फर्दर यूज होगा केल्विन साइकिल में। तो that is chemiosmotic hypothesis, and I hope you will understand about the whole mechanism of light reaction, and thank you so much for watching this video.